गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में पहले के सभी वीडियोस में हमने आर्बिट्रेशन को पढ़ा। आर्बिट्रेशन था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का पार्ट 1, यानी भाग एक आर्बिट्रेशन से संबंधित था। उसमें हमने सेक्शन 2 से लेके 43 तक 2 से 43 तक हमने देखी। अब आज के वीडियो से हम कंसिलिएशन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। यह है भाग 3। ठीक है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का भाग 3 यह है सुलह, जो कि चैप्टर 13 है, और कंसिलिएशन यह है सेक्शन 61 से लेके 68 तक। ठीक है। तो अब हम जो सुलह कंसिलिएशन से संबंधित सेक्शंस देखेंगे 61 से लेके 81 तक। उसमें जहां पे भी आता है कि इस भाग के अधीन रहते हुए या इस भाग के तहत, तो इस भाग का मतलब क्या होगा? इस भाग का मतलब है भाग 3, जो कि 61 से लेके 81 तक है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 61 है एप्लीकेशन एंड स्कोप, उपयोजन एवं व्याप्ति, यानी यह कब अप्लाई होगा, कब लागू होगा एक्ट, और किन किन करारों पर या किन विवादों पर यह जो सुलह है, यह भाग है, लागू होगा। तो ये 61 कहता है कि तत्समय प्रवर्त विधि में अन्यथा उपबंधित किए जाने के सिवाय तथा जब तक पक्षकारों ने अन्यथा करार न किया हो, यह भाग विधिक संबंधों, चाहे संविदात्मक अथवा संविदात्मक न हो, से उत्पन्न होने वाले विवादों के सुलह तथा उसे संबंधित कार्रवाइयों पर लागू होगा। और यह भाग वहां लागू नहीं होगा जहां किसी विधि के आधार पर कतिपय विवादों को सुलह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ये थी आपके सेक्शन 61। इससे शायद आपको थोड़ा कम समझ आया होगा। इसको हम सरल शब्दों में अब समझते हैं। तो सबसे पहले भाग थर्ड को हम देखते हैं कि भाग थर्ड के प्रावधान सुलह और सुलह से संबंधित हैं और सुलह की कार्रवाइयों पर ही लागू होंगे, उससे अलग कार्रवाइयों पर लागू नहीं होंगे। यह है इसका स्कोप। और भाग 3 लागू होने की कुछ शर्तें हम देखते हैं जो 61 के आधार पर हमने चूज की है, जैसा कि 61 में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले यह है कि इसमें कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, विवाद होना चाहिए। भाग 3 कब लागू होगा? जब पक्षकारों में एक विवाद है, यानी एक पक्षकार ने कोई क्लेम किया है और उसे असर्ट किया है और दूसरे ने उसको डिनाई किया है। इसका मतलब दोनों पक्षकारों में विवाद है। फिर है लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए। डिस्प्यूट भी कैसा होना चाहिए? विधिक। विवाद विधिक होना चाहिए। ये जो आपके टर्म है कि यह भाग विधिक संबंधों पर लागू है, तो विधिक संबंधों से उत्पन्न ही विवाद होना चाहिए। जैसे कि संहिता से उत्पन्न हो क्या अन्य कोई विधिक संबंध भी होने चाहिए, यानी जरूरी नहीं सिर्फ संहिता से उत्पन्न विधिक संबंध ही हो, अन्य विधिक संबंधों पर भी सुलह लागू हो सकती है। और संहिता के अतिरिक्त जैसे कि टॉर्ट्स हो गई, मैरिज से संबंधित विधि हो गई, वो सब भी लीगल संबंध होते हैं, विधिक संबंध होंगे। तो एक थोड़ा मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि सिविल प्रकृति के विवादों के साथ साथ आपराधिक मामलों में, कुछ एक आपराधिक मामलों पे भी सुलह का भाग लागू होगा। जैसे सीआरपीसी की जो सेक्शन 320 है, 320, उसमें जो कंपाउंडेबल यानी शमनीय जो अपराध है, उनमें भी भाग 3 के तहत सुलह किया जा सकता है। अब नेक्स्ट शर्त हम कंडीशन देखते हैं कि अन्य विधि में सुलह से संबंधित प्रावधान नहीं होने चाहिए, यानी कि
अन्य किसी विधि में कोई प्रावधान किए गए हैं कि विवाद को इस तरह से निपटाया जाएगा, तो उस विशिष्ट विधि में प्रावधान ही लागू होंगे, तब भाग 3 लागू नहीं होगा। जब विशिष्ट विधि में कोई सुलह के संबंध में अलग कोई प्रोविजंस दिए गए हैं, अलग कार्रवाइयां दी गई है, तो उस विधि में वही लागू होंगे। आर्बिट्रेशन का यह भाग थर्ड जो सुलह से संबंधित है वह लागू नहीं होगा। नेक्स्ट शर्त है कि पक्षकारों में अन्यथा करार न हो, यानी यह भाग तभी लागू होगा जब पक्षकारों ने ऐसा कोई करार नहीं किया है कि यह भाग लागू नहीं होगा, और अगर ऐसा करार कर लिया है कि यह भाग लागू नहीं होगा, तो यह भाग 3 में सुलह का प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। एक और एडिशन में हम देखते हैं कि किसी अन्य विधि में सुलह पर रोक न हो। किसी अन्य विधि में अगर कह दिया है कि सुलह नहीं की जा सकती है, तो भी उस सेक्शन 61 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह इसका एप्लीकेशन एंड स्कोप हुआ कि क्या शर्तें होनी चाहिए कि डिस्प्यूट होना चाहिए, लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए, और स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं सुलह के लिए, तो वो ही लागू होंगे। और पक्षकारों ने अन्यथा करार नहीं किया हो और अन्य विधि में सुलह पर रोक नहीं लगाई है, तो वो 61 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 62। सुलह कार्रवाइयों का प्रारंभ कब माना जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यानी सुलह की कार्रवाइयां कब स्टार्ट हुई, हम मानेंगे कि अब ये सुलह की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए भी हम सेक्शन 62 देखते हैं, तो इसको हम एक तरह से लाइन वाइज कहेंगे कि ये सुलह कार्रवाई प्रारंभ होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि सुलह हेतु निमंत्रण देना होता है। एक तरह से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इनविटेशन देता है, आमंत्रण देता है, यानी कि जो पक्षकार सुलह करना चाहता है, सुलह द्वारा विवाद का सेटलमेंट करना चाहता है, वह दूसरे पक्षकार को विवाद की सुलह हेतु आमंत्रण भेजेगा। अब एक्ट में इसके लिए कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं, कोई प्रारूप नहीं है, ये किसी भी प्रारूप में हो सकता है। बस ये है कि उस जो इनवाइट कर रहा है पक्षकार, उस पार्टी का आशय निश्चित हो जाना चाहिए और स्पष्ट आशय होना चाहिए कि वह सुलह से इसका सेटलमेंट करना चाहता है। फिर नेक्स्ट है कि आमंत्रण लिखित में ही होना चाहिए, यानी जब भी सुलह के लिए आमंत्रण करेंगे वह सदैव लिखित होगा, मौखिक कभी भी नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो विवाद का विषय है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, यानी आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है डिस्प्यूट का, यह पता लग जाना चाहिए उस आमंत्रण से ही कि जो आमंत्रण भेजने वाला पक्षकार है, पार्टी है, किस विषय पर सुलह करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जो आमंत्रण है वो भाग 3 के अधीन ही होना चाहिए। जो भाग 3 में ये सब प्रोविजंस दे रखे हैं उसके तहत ही आमंत्रण दिया जाना चाहिए। फिर देखते हैं कि दूसरे पक्षकार उस आमंत्रण को स्वीकार करे, जो कि 62 के 2 में है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उपधारा में, कि वह स्वीकार करें। जब एक पक्षकार सुलह के लिए आमंत्रण देता है तो दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करना आवश्यक है। तो स्वीकार के लिए शर्तें क्या होगी, उसकी स्वीकृति भी हमेशा लिखित में ही होगी, मौखिक में कभी भी वह नहीं कहेगा कि हाँ मैं आपने जो आमंत्रण भेजा, लिखित में जो आमंत्रण भेजा उसको मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा मौखिक में नहीं होगा, वह भी लिखित में ही होगा। तो अगर आमंत्रण कोई भेजता है एक पक्षकार और उसके 30 दिनों के भीतर या
अन्य कोई अवधि निश्चित कर दी गई आमंत्रण में, जैसे कि उन्होंने लिख दिया है कि 40 दिन लिख दिया है समझो, या 10 दिन लिख दिया है, तो वो, अथवा अगर नहीं लिखा है तो 30 दिन, तो 30 दिन के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। अगर उस अवधि में 30 दिन या फिर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है उस अवधि में आमंत्रण भेजने वाले व्यक्ति को अगर दूसरा पक्षकार लिखित में स्वीकृति नहीं भेजता है, तो फिर यह माना जाएगा कि दूसरे पक्षकार ने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो अगर ऐसा माना जाता है, अगर जो भेज रहा है वह मानता है, वो मान लेता है कि अ, दूसरे पक्षकार ने स्वीकृति नहीं भेजी है, तो अस्वीकृति उसे मान लेता है, तो इसकी लिखित सूचना वह दूसरे पक्षकार को देगा। एक यहाँ यह मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो आमंत्रण भेजता है और फिर ये मान लेता है कि अब स्वीकृति नहीं मिली है, तो उसके पास एक ऑप्शन और है, वह दोबारा आमंत्रण भेज सकता है। क्योंकि इस एक्ट में आमंत्रण भेजने पर कोई संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी बार भी आप आमंत्रण भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने लायक बात यह है कि सुलह तभी प्रारंभ हुआ माना जाएगा जब दोनों पक्षकार सुलह के लिए सहमत हो जाते हैं। यानी सुलह की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई मानी जाएगी? शॉर्ट में क्वेश्चन कोई पूछे कि कब मानी जाएगी, जब एक पक्षकार आमंत्रण भेजता है और दूसरा पक्षकार उस आमंत्रण पर लिखित में स्वीकृति दे देता है, तो सुलह का आमंत्रण सुलह की कार्रवाई प्रारंभ हुई मानी जाएगी। तो यानी कि एक पक्षकार अगर आमंत्रण देता है और दूसरा अस्वीकार कर देता है, तो ये होगा कि सुलह की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है, यानी दोनों पक्षकार सहमत नहीं है। ठीक है, और दोनों पक्षकार सहमत होंगे तभी सुलह की कार्रवाई प्रारंभ हुई मानी जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि जो हम भाग 3 स्टार्ट किया है आज 61 से लेके 81 तक, उसमें हमने सेक्शन 61 देखा कि सुलह कहाँ एप्लीकेशन होगा सुलह का और उसका स्कोप क्या क्या है, और सुलह की जो कार्रवाइयां हैं उसके प्रारंभ होने की तिथि कब मानी जाएगी। यानी एक पक्ष का आमंत्रण देता है लिखित में और दूसरा लिखित में उसे स्वीकार कर रहा है, तो उस स्वीकृति की दिनांक से ही सुलह की कार्रवाई प्रारंभ हुई मानी जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 63 और 64 देखेंगे। 63 है सुलहकर्ताओं की संख्या क्या होगी, और 64 है सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कैसे की जाएगी। थैंक यू सो मच।